बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी वालेकुम सलाम। सर वो आपको व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा था, एक एग्जांपल थी उसमें प्रोविजन के हवाले से ना। अच्छा सर उसमें उन्होंने ना जो एक एसेट है उसको डिसमेंटलिंग के लिए 1 लाख रुपए चाहिए 5 साल बाद, लीज पे लिया वो एसेट। डिसमेंटलिंग के लिए नहीं, ठीक बस लीज की शर्त ये है कि आपने 5 साल बाद उस जगह को पेंट करवाना है जिसकी कॉस्ट आएगी 1 लाख रुपीज। ठीक है। तो सर ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है क्योंकि लीज में ये शर्त है। और तो वो कह रहे हैं कि जो ओनर है वो ये नहीं कर सकता कि हर साल वो 20,000 की जो अमाउंट है वो प्रॉफिट में से कट करता जाए, प्रोविजन बनाता जाए, और हम्म एट द एंड ऑफ 5 ईयर उसके पास 1 लाख हो जाएगा। वो कहता है IS 37 इसको अलाउ नहीं करता। और उसकी उसने रीजन ये दी हुई है कि 4 साल के एंड पे लीज कैंसिल हो सकती है, तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। बट सर वो तो लीज ले रहा है, तो उसने मतलब कि एक शर्त रखी है, तो वो तो लीज को हम्म आगे रखना ही चाह रहा होगा ना। मतलब कि उसके लिए हम्म। जरूरी है कि लीज नॉन कैंसिलेबल ही हो। देखिए, नॉन कैंसिलेबल लीज होगी तभी आपकी वो ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेटरी होगी ना। अगर एक कैंसिलेबल लीज है, आप उसको कैंसिल कर सकते हो। ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट की जो प्रोविजन होती है ना, इसके बारे में एक बात याद रखिएगा कि जब तक ये ऑब्लिगेटरी नहीं ना होती, तब तक आप ये प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकते। और एक जो बात मैंने कल भी डिस्कस की थी, वो ये की थी कि कोई भी प्रोविजन जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो उसका एक पर्टिकुलर जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ती है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करती है। ठीक है। और ऐसा पास्ट में कंपनीज करती थी, जैसे मैंने उसकी बिग बाथिंग की एग्जांपल आपको दी, ठीक है, या विंडो ड्रेसिंग की एग्जांपल दी थी, कि कंपनीज करती ये थी कि जब उनको नजर आता था ना कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, या एक लेवल से जो हमें रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा प्रॉफिट हम अचीव कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि यार इसकी एक प्रोविजन बना लो, लॉस दिखा के ना, एक्सपेंस दिखा के, तो उसको ना साइड पे कर दो। फ्यूचर में जब हमें हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से जब प्रॉफिट कम हो रहे होंगे ना, तो हम इस प्रोविजन को कैंसिल आउट करके ना वो प्रॉफिट पूरा कर लेंगे। ये वाली प्रैक्टिस भी ना शुरू हो गई थी, तो इसलिए आईएएस ने प्रोविजन बनाने के लिए ना अब बड़ी सख्तियां कर दी हैं। देखो ना, 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए: प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, प्रोबेबल आउटफ्लो होना चाहिए, रिलायबल एस्टीमेट, और उसके अंदर भी वो बड़ी सारी कंडीशन चेक करवा रहा होता है। फिर ये कहता है जी हर साल उसको रिव्यू करो, उसको रीअसेस करो। और ये जो डिसमेंटलिंग की जो प्रोविजन है ना, इसके बारे में तो बड़ा क्लियर कट उसके अंदर IS 16 में भी लिखा हुआ है और IS 37 में भी लिखा हुआ है कि आपने ये पहले एश्योर करना है कि ये ऑब्लिगेटरी है कि नहीं है। और ऑब्लिगेटरी होने के लिए आपको ऑब्वियसली अपने टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना होता है, और उसको आप फिर देख के डिसाइड करते हैं कि मेरे लिए ऑब्लिगेटरी है कि नहीं है। सर अगर मैनेजमेंट का माइंड है कि हमने 5 साल रखना और वो शेयर होल्डर्स को भी कन्वे कर देते हैं, तब तो ये ओब्लिगेटरी हो जाएगा ना। देखिए, मैं एक चीज होती है ना, ऑब्लिगेटरी होने के लिए आपके पास कोई बाइंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। सिर्फ इंटेंशन, देखिए इंटेंशन तो आज आपकी है, कल आपकी चेंज हो सकती है। तो बाइंडिंग होना चाहिए। बाइंडिंग होने के लिए आपका कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये चीज है। ठीक है। आपको जी, मैं मिसाल के तौर पे इस तरह ही होता है कि आप अगर आपने किसी पर्सन से आपका कोई फ्रेंड है, या आपने उसे कहा जी मैं तुम्हें, मेरा तुम्हें पक्का इरादा है कि मैं तुम्हें हर महीने ना सपोर्ट करूंगा। ठीक है। कोई एक अमाउंट देंगे आप। ठीक है। अब आपका पक्का इरादा था, आपने आज उससे वादा भी कर लिया, उसके साथ 1 to 1 बात भी कर ली है, बेशक गवाहों में ही बात कर ली। अब फ्यूचर में जाके आपके साथ कोई मिस है, खुदा ना खास्ता हो जाता है, आप वो नहीं कंटिन्यू कर पाते उसकी वो जो है, तो वो आपको फिर फोर्स तो नहीं कर सकता ना कि आप मुझे पेमेंट करो। वो तो एक आपने उसको एक हमदर्दाना तौर पे कहा था, लेकिन जब आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, रिटर्न साइन ऑफ कर लिया, वो चीज आपने
इन्फोर्सेबल बना लिया तो फिर आपके ऊपर वो बाइंडिंग होती है फिर। क्योंकि देखें आईएएस जो होता है ना, वो जबानी कलामी, बल्कि ऑडिटर जबानी कलामी की बात नहीं करता, ऑडिटर तो एविडेंस की बात करता है। किसी भी जगह पे ना वो आप जैसे अगर आपने शायद ऑडिट कहीं पढ़ा हो, तो ऑडिट एविडेंस के ऊपर बात, और वो भी एविडेंस क्या है, दो कंडीशन, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। एविडेंस के अंदर भी बड़ी लेवल्स है। एक एविडेंस है सिंपल, एक आपने कहा जी मैंने उससे वादा किया था, कहते नहीं जी मेरे लिए एविडेंस क्या है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, ये दो वर्ड यूज होते हैं एविडेंस के साथ ऑडिट के अंदर। तो अगर इस कंडीशन में वो क्वेश्चन आप मुझे, मैंने उसको मैं देख नहीं सका, मैंने उसको वैसे रीड तो किया था, लेकिन बहरहाल अगर आप जिस तरह आप बता रहे हैं, तो अगर वो नॉन कैंसिलेबल लीज है तो वो फिर उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी, नॉन कैंसिलेबल पे ऑब्लिगेटरी होगी, लेकिन अगर कैंसिलेबल लीज है और सिंपल वैसे ही लिखा हुआ है तो वो उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं है, तो फिर वहां उसको पे नहीं, वहां पे कैंसिलेबल नॉन कैंसिलेबल का उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया, जस्ट उन्होंने ये बताया था कि 5 साल के बाद उधर पेंटिंग जरूरी है। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि जो रिस्ट्रक्चरिंग की जो हम रखते हैं प्रोविजन जी बिजनेस जी। को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, उसमें उन्होंने कहा है जो रीलोकेशन जो है स्टाफ की और जो रीट्रेनिंग है या ये जो मार्केटिंग वगैरह उसकी जो कॉस्ट है वो लोग वो प्रोविजन में नहीं डाल रहे, जबकि वो भी तो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जरूरी हाँ जी। होती है ना अगर। बेसिकली ना रीलोकेशन ऑफ स्टाफ, और ये जो स्टाफ कॉस्ट होती है ना, ये हमने IS 38 में भी पढ़ा था कि जो स्टाफ रिलेटेड कॉस्ट होती है ना, ये हमारे ऑपरेशंस का पार्ट होती है। ठीक है, और अगर आप उसको देखें, अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि यार ये जो कॉस्ट है ये मेरी रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट है। देखिए IS ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, IFRS, ये प्रिंसिपल बेस्ड गाइडलाइंस है, और हर चीज के ऊपर आपको एक प्रॉपर फिर जस्टिफिकेशन और एक प्रॉपर प्रोफेशनल जजमेंट बतानी पड़ती है, और वो फिर आपको अपने पास से एक साउंड ग्राउंड से प्रूव भी करनी पड़ेगी। अगर आप ये समझते हो कि यार ये जो रीलोकेशन कॉस्ट है, वैसे उसने कहा कि नहीं होगी, लेकिन अगर आप कहते हो कि यार मैं अगर ये रीलोकेशन कॉस्ट ना बेयर करूं तो मेरी तो रिस्ट्रक्चरिंग होगी नहीं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी अपना कैंपस शिफ्ट कर रही है, अब अगर वो अपना स्टाफ लोकेट नहीं करे, यानी अपना अपना टीचर्स को ना भेजे उधर, तो आप कहें जी वहां पे पढ़ाना तो बंदों नहीं पढ़ाना है ना, ठीक है, काम तो बंदों नहीं करना है, तो उधर उस केस में फिर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, नहीं जी मैं इसको उसकी प्रोविजन बना रहा हूँ। और लेकिन फिर वही मैंने वही बात की है ना, कि जो प्रोविजन होती है ना, ये असल में ये प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करती है, और प्रॉफिटेबिलिटी को जो चीज हिट करती है ना, ये खुद एक बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, और ये क्योंकि फ्यूचर में जाके आपको अगले साल ये प्रोविजन नहीं शायद आपको बनानी पड़े, उस साल आप कहेंगे जी ये तो प्रोविजन अगले साल है नहीं, और प्रोविजन बनाने के लिए भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड देखना पड़ेगा कि यार ये प्रॉफिट मेरा फ्यूचर में कम हो रहा है, बढ़ रहा है, मेरे शेयर होल्डर्स इस पे क्या समझेंगे, ये शेयर होल्डर्स को मैं कैसे बताऊंगा, बहुत सारे इशू साथ देखने पड़ते हैं। ओके सर, सर लास्ट वो जो ओरोनियस लीज का जो है ना टॉपिक वो बिल्कुल ऑनरस ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट तो समझ आ गया था, ऑनर्स जो लीज है ना उसका टॉपिक जो बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 187 पे, और उसकी एक एग्जांपल अच्छा वो वो एक्सप्लेन। मैं बस असल में ना बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल आप अपने पास नोट रखें, ये हम नेक्स्ट वीक में कुछ सेशन रखेंगे। एक्चुअली अब ये है कि अब हम एक में जरा देते हैं, एक कोई कम्युनिकेशन आई हुई है ICMA की तरफ से, जरा मैं वो पढ़ लूँ। ले जी, नई अनाउंसमेंट आ गई है जी कि मंडे से जो हमारी क्लास होगी वो 2 घंटे की होगी, और 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होगी जी क्लास हमारी, यानी जो 5:30 हमारी क्लास स्टार्ट होती थी, अब वो 5 बजे तो स्टार्ट ऑफिस होगी। में तो जॉब करते हैं उनके तो मसला हो जाएगा सर। ये अब इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे कम्युनिकेशन आई है, तो अब टाइम ये रिलैक्सेशन देते हैं ना, यही 5:30 ठीक था, आधे घंटे के लिए हम माने कि घर पहुंच रहे हैं या कहीं रास्ते में है, नमाज भी पढ़ने का टाइम मिलता है, असल में नमाज भी हमारी रह जाएगी और फिर हम ऑफिस में भी रह जाएंगे। ये अब सर फिजिकल क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? फिजिकल नहीं होंगी जी आपकी क्लासेस, ये कैंप, ये सेशन ऑनलाइन नहीं चलेगा। मे बी फिर वो तो पॉसिबल के इसका जो नया बैच बने वो फिर फिजिकल हो, कोई नया बैच भी हमारा रेडी है ना।
वो होता वो भी रेडी हो जाए। तो ये प्रॉब्लम सोल्व कर दें हमारी एडमिन से कह के, अब ये हमारी मसला ये था। मैं आपकी आपकी बात उनको पहुंचाता हूँ, लेकिन उनकी तरफ से मैंने ये बात की थी, ये नहीं, ये सेम बात मैंने की थी कि जी ये तो अब बच्चों के लिए जो जॉब करते हैं उनके लिए मुश्किल होगा। सर आपके लिए नमाज तो मुश्किल होगा, आप कैसे जी मैनेज सर, जो करेंगे? काम करते हैं वर्किंग लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ये चीज टाइम में। हाँ जी, हाँ जी, तो वो उनकी तरफ से यही कम्युनिकेशन थी कि जी ये अब एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं तो वी हैव टू कंप्लाई। बहरहाल मैं आपको दोबारा इनको बता देता हूँ ये बात। अगर 2 घंटे में मजीद हमारी डिले कर दें, 30 मिनट्स आगे कर दें क्लास से, मतलब कि जो आगे नेक्स्ट क्लास है उसको मजीद 30 मिनट्स के लिए डिले कर दें, तो ये इससे बेहतर के बजाय टाइम को। आखिरी क्लास हमारी मतलब के 10 बजे फारिग होते हैं हाँ तो 10:30 हो जाएंगे हम फारिग यार, यार, इससे लेकिन बड़ा लेट हो जाता है, टाइम बहुत ज्यादा लेट हो जाता यार आप जॉब नहीं ना करते, जो जॉब करते हैं उनके लिए मसला है ना, फिर है। नमाज का भी टाइम। मैं भाई, मेरा कारोबार है, मेरा होलसेल बिजनेस है, तो मैं तो उधर टाइम अपना निकाल के आता बिजनेस है हूँ। ना मैं आपका। सुबह अच्छा 6 बजे उठता हूँ, मेरी बात सुने, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, ये मेरी बात सुने, ये फोरम ऐसा इन चीज़ों का डिस्कशन करनी है। बहरहाल ये है कि जो लोग जॉब करते हैं ना, क्योंकि एक्चुअली ये है ऑनलाइन, तो उन्होंने फिजिकली जो मूवमेंट है, क्योंकि हम भी जो ये क्लासेस ले रहे होते हैं ना, तो हम भी कहीं पे ऑफिस में बैठ के ही क्लास ले रहे होते हैं। जैसे अब मैं अगर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ ना परमानेंट, तो मैं अगर मुझे क्लास लेनी है ना, तो मैं घर नहीं आता, मैं वहीं पे बैठ जाता हूँ। यानी मेरी ऑफिस टाइमिंग खत्म हो गई है और अब मैं वहां पे अपनी कोई सिटिंग बना के वहां पे क्लास अपनी कंडक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मैनेज कर लें, थोड़े दिन ही है ये सेशन हमारा, 40 क्लासें तो हो गई हैं यार, अब सर 20 कहीं पे क्लासें रह गई। अलाउ नहीं होती ना बैठने के लिए, इतना डिले बैठना अलाउ नहीं होता सर, ये भी प्रॉब्लम है ना। बैठ तो जाए लेकिन अलाउ नहीं है कहीं पे, यार कहीं सर, किसी शॉप जगह भी वगैरह तो पे होती है वहाँ जहाँ पे पे अलाउ कस्टमर नहीं नेट नहीं की कर होता। रहे हो स्पीड भी तो इतनी फिर अच्छी नहीं होती है कि कर वहाँ नहीं पे सकते, जाना हो नहीं सकता। कंटिन्यू सर रखे। मेरे जो ऑफिस है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऑल टाइम सिग्नल यानी कि बूस्टर लगे हुए हैं, सिग्नल। हम्म। वो साथ पंजाब चले समझिए यहाँ पर उसमें उसमें ना मैं आपको बताता हूँ, सामने। मैं उसका हल मेरे पास है। देखिए उसका हल मेरे पास है, हर चीज का हल होता है और मैनेज करना होता है। हम जो चीज़ों को मैनेज करने के लिए हैं, तो जो शुरू का टाइम होगा ना, शुरू की क्लास का टाइम, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि कोई नई चीज़ ना डिस्कस करूं, मैं कोई 5:30 के टाइम पे इस चीज़ों को स्टार्ट करूं। उससे पहले हम क्यूरीज को डिस्कस कर सकते हैं, आधा घंटा ना चलिए हम ये, ठीक है, ठीक है ना, आधा घंटा हम ये क्यूरीज को ठीक डिस्कस कर सकते हैं। देखिए हर चीज का अब हमें एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वी हैव टू कंप्लाई, और उसके अंदर बाज चीजें और बाज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ना एक समझ ले हर्डल भी होता है। हर्डल से मुराद ये कि उनकी मजबूरी है, वो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो उन्होंने मीट करने होते हैं, तो वो हम उस पर कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते। बहरहाल वी हैव टू कंप्लाई। भाई अगर बॉस की तरफ से ऑर्डर आ गया, आपको पता है दो चीजें होती हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट, और इफ यू डोंट एग्री, सी द रूल नंबर 1। ठीक है जी, तो दो ये असूल हैं जी। तो आपको जो बॉस होता है ना, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन जब आ जाती है ना, तो देर इज नो आर्ग्यूमेंट। बहरहाल हम अपनी सर बात, हमें पहले कमिटमेंट सर नहीं करनी चाहिए थी, मैं इन्होंने हमारा कस्टमर 1 ऑलवेज घंटा। राइट पर तू कस्टमर ऑलवेज राइट है, तो कस्टमर कस्टमर तो कौन है इधर, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट हम कस्टमर लोग नहीं, फीसें दे और रहे हैं। नहीं देखें ये थोड़ी सी ना बात सही नहीं है। और आप टीचर को या इंस्टीट्यूट को उसकी जो वो आपको डिलीवर कर रहा है ना, उसकी कंपनसेशन नहीं पे कर सकते। नहीं नहीं सर, ठीक ऐसे है, ऐसे नहीं है तो सर, ऐसे आपको नहीं मैं कह रहा कि नहीं नहीं, स्टूडेंट्स के वैसे मतलब कि थोड़ा करना चाहिए कंपेयर स्टूडेंट के साथ। वो करते हैं, देखें इसीलिए तो देखें ना, हम भी साथ में इंगेज होते हैं। कुछ चीजें आप देखो ना, मेरी बात सुनो, अगर तो ये वाली बात है ना, तो अगर आप अपने स्टूडेंट से पूछना जो आपकी क्लास के अंदर इस वक्त अवेलेबल भी होंगे, अगर वो मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं या मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, या मैं ऑफ टाइम में बैठ के चीजें मैनेज कर रहा हूँ, वो मेरी आपके साथ एक पर्सनल एसोसिएशन है। ठीक है, तो अगर तो मैं बिल्कुल ही कमर्शलाइज सेंस में खुदा ना खास्ता हो जाऊँ, हालांकि मैं होऊंगा नहीं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, तो मैं जी ये वो सर डेढ़ आप बहुत घंटे में, नाइस लोग हैं। हाँ 1.5 घंटे के अंदर ही जो करना है ना जी, वो मुझसे पूछो, उसके बाद मैं अल्लाह हाफिज है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, टीचर स्टूडेंट का ना एक 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 स्पिरिचुअल रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होता है। एक हाँ रिलेशन। हाँ जी, तो इसलिए मैंने भी आपसे कहा ना कि वो आधा घंटा मैं ऐसा करूंगा कि थोड़ा सा चीजों को मैं पिछली चीजें डिस्कस कर लूंगा, या कोई ऐसी क्यूरी है वो आपसे, और आपको Excuse बस me, sir.
आपके पास बेटा वो रिकॉर्डिंग भी तो अवेलेबल होगी ना, उसको देख सकते। जी बेटा। सर अगर ये टाइमिंग इंक्रीज करें तो वो क्लासेस तो फिर कम हो जाएंगी। हमने बेटा ये देखिए ना, अब मैं अगर आपको बताऊं ना, तो हमारे पास इस वक्त आज 40 क्लासेस हो गई हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो 40 क्लासेस का मतलब ये है कि रिमेनिंग 20 रह गई हैं। 20 की के 30 आवर्स बनते हैं, ठीक है, 1.5 से मल्टीप्लाई करें ना, तो ये 30 आवर्स बन, तो 30 आवर्स को अगर हम 2 घंटे में डिवाइड करें तो ये 15 क्लासें हो जाएंगी, यानी हमारी 20 की बजाय 15 क्लासें हो जाएंगी। और 15 क्लासें अगर हफ्ते में 6 दिन हो रही हैं तो 2 से ढाई हफ्ते में हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं चूंकि मैंने इनसे कहा है कि मैं वीकेंड पे अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि अब जब फिजिकल क्लास होगी ना तो मैं फ्राइडे सैटरडे प्रोबेबल मैं अवेलेबल ना हूँ। मैं क्लासेस लूंगा हाँ मंडे से और क्या कहते हैं इसको, थर्सडे तक। फ्राइडे सैटरडे मैं मोस्ट प्रॉब्ली अवेलेबल ना हूँ। अगर मैं अवेलेबल भी हुआ तो सिर्फ एक वीक के लिए होऊंगा, मे बी उसके बाद मैं अवेलेबल ना हूँ। ठीक है, तो हमारी हफ्ते में 4 क्लासेस ही होंगी, और अगर 2-2 घंटे की क्लासेस हम कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स ओके। जी सर मतलब जून के एंड में हमारा, हाँ जी, मुझे लगता है ऐसे ही है जी, जून में हमारा सिलेबस कंप्लीट लगता है मुझे, ऐसे ही है। सर इतनी स्पीड से हमें समझ नहीं लग रही। बहुत मिसकमिटमेंट करता है। इन्होंने हमारा सेशन 1 महीना लेट किया था कि आपको सिर्फ हम लाहौर के एक्सक्लूसिवली टीचर्स देंगे, ताकि जैसी फिजिकल क्लासेस अलाउ होंगी मैं आप लोग लाहौर का ही फिजिकल। होना यार, मैं तो लाहौर का ही। सर इसलिए हमने महीना वेट किया था कि हम चलो जैसी फिजिकल गवर्नमेंट अलाउ चलिए करेगी हम ये फिजिकल आप एक काम देंगे। करें, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप ये काम करें, ये जो आप एक दफ़ा ना लाहौर के हमारी जो कंसर्न स्टाफ है ना, आप एक दफ़ा उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है। आप मंडे को सुबह कांटेक्ट कर लें, या आप तो मंडे की सुबह ही होगा, आप उनसे कांटेक्ट करके ना ये बातें उनसे डिस्कस करें, मे बी पॉसिबल कि वो कोई सर हल कोई निकाल दें। फायदा नहीं है वहाँ। सर इरफान है एजुकेशन के हेड, उन्हें खुद आखिरी दिन पे तो नोटिस आता है कि आपने फिजिकल रखनी है कि ऑनलाइन रखनी है, कहते हैं मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, आप लोग आके मुझे जितना मर्जी बोल लो। सर बात सिर्फ ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास, उनको कोई अथॉरिटी नहीं देता, जिस वजह से वो भी मजबूर हैं। वो हमें ये कहते हैं कि मुझे तो खुद नहीं कुछ पता, तो कोई उनको कुछ बताता नहीं है, जिसकी वजह से वो भी मजबूर हैं। हम उनको क्या कितनी दफ़ा बिल्कुल कहेंगे। देखें फिर। हम उनको फोन करते हैं, वो हमें कहते हैं कि मुझे पता हो तो मैं कुछ बताऊँ ना, तो वो उनको एंड लास्ट डेट पे एज अ डायरेक्टर उनको पता होना चाहिए, लेकिन कोई उनको बताएगा तो उनको पता लगेगा ना। उनके पास अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी हुई अथॉरिटी भी है नहीं, तो वो भी क्या करेंगे फिर। सर आप मेंबर हैं, आप सिफारिश करते हैं। नहीं नहीं, सिफारिश तो हम करते हैं, और देखें हम तो यही कहते हैं ना कि जी ये स्टूडेंट्स के लिए जो कोशिश, बहरहाल कोई अब देखें ना, कोशिश तो कर रहे हैं, तो सर सिलेबस जल्दी कवर हो गया, हमें समझ लग जाएगी उसकी प्रैक्टिस हाँ जी वगैरह। हाँ जी, कोई ऐसा देखिए, मेरी बात सुने, मैं अगर आपने अब तक मेरी सेशन पूरे अटेंड किए हैं या जैसे भी जी सर। प्लस माइनस किए हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपको ओवरऑल एक आइडिया दे दूँ, ठीक है, चीज़ों का पूरा चीज़ कवर कर दूँ, एक आपको बर्ड आई व्यू दे के ना मैं आपको अहाता करवा देता हूँ। अब जैसे ना मैंने आपको कल आपको जो स्टैंडर्ड पढ़ाया है, ठीक है, IS 37 का, अब आप बुक उठा के देखेंगे ना, आप जितने भी सवाल आप करेंगे ना कोई चीज़ उसके अंदर आपको कोई इतना तंग नहीं करेगी। इस तरीके से मैं ये अभी आज जो स्टैंडर्ड पढ़ाने लगा हूँ नॉन करंट अफेयर, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड अंदाज से मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। अब आप इस लेवल पे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे हैं कि आप चीज़ों को खुद डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो अब इस स्टेज पे मैं ये बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इस स्टेज के ऊपर स्पून फीडिंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है, कोर्स बुक बता दी जाती है कि जी ये कोर्स बुक है, ये टॉपिक्स हैं, ये आपको डिस्कस कर दिया है ब्रॉड, अब जाके आप उसको खुद स्टडी कर ले। लेकिन आपने अगर मेरा पहला सेशन अटेंड किया हो ना, पहले से लेकर ऑनवर्ड, शुरू के 15-20 सेशन तो मैंने आपको बिल्कुल हिलने नहीं दिया। एक एक चीज़ मैंने आपको कहा, मेरा वो जाके शेयर फोल्डर देख लें, जो चीज़ मैंने बताई है उसके अंदर विद सोल्यूशन वो चीज़ पड़ी हुई है। लेकिन आपको मैंने चीज़ की, आपको मैंने उसको तैयार कर दिया। नॉन करंट एसेट्स आपके तैयार हो गए। अब नॉन करंट एसेट्स ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अंदर जब आप वो पढ़ लेते हैं ना सारे स्टैंडर्ड, अभी मैं कल भी एक बच्चे से बात कर रहा था कि नॉन करंट का जो ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड्स है ना, ये सारे IS 16, 38, 36, 20, 23, 40, ठीक है, ये जो ग्रुप आप जब बच्चा एक पढ़ लेता है ना, तो वो कोई भी स्टैंडर्ड उठा के पढ़े। अब बच्चों ने ये IFRS 2 पढ़ा है, बच्चों ने IFRS 8 पढ़ा है, मुझसे क्यूरीज बच्चे पूछ रहे हैं पीछे, उनको वो चीज, वो लेक्चर आप में जाके देखें, उनको ये चीज समझ में इजी आ जाएगी, क्योंकि आपका नॉन करंट का बैकग्राउंड, आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का बैकग्राउंड, आपका बेसिक अकाउंटिंग का बैकग्राउंड
बन चुका है। अब यहाँ से जितने भी स्टैंडर्ड्स है ना, अब मैं जैसे इंशाल्लाह मंडे को मैं कैश फ्लो शुरू करूंगा, कैश फ्लो का स्टैंडर्ड बिलीव मी और नॉट, मैं आपको 2 क्लासें पढ़ाऊंगा ना, बोलेंगे सर बस हमें समझ में आ गया, इससे आगे हम खुद ही कर लेंगे। एक सेशन मैंने जब पीछे पढ़ाया था लास्ट जब फिजिकल था, तो मैंने 3 क्लासों में यानी 1.5 घंटे की 3 क्लासों में मैंने कैश फ्लो के सारे कॉन्सेप्ट्स उनको दे दिए थे, और मैंने उनको 8 सवाल करने को दिए थे। मैं कहा बेटा ये 8 सवाल जो बच्चा कर लेगा ना, वो बस कैश फ्लो में तर गया। और बच्चे 8 सवाल करके लाए थे और उन्होंने कहा सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास पेपर्स के सारे सवाल बच्चों ने विदाउट एनी प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर लिए थे, सिर्फ 3 क्लासों के बाद। ठीक है, डेफर टैक्स की मैं कोई बड़ी चीज नहीं हूं ना, मैं कोई अपने आप को कोई क्लेम करता हूं ना, मैं हूं और ना अल्लाह पाक का जो फजल है जो भी है। डेफर टैक्स के बारे में इतना ज्यादा हाइप, इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है, हाइप होता है कि पता नहीं कि क्या बला है। बच्चों के कमेंट्स थे पिछले से पिछले सेशन में कि सर ये तो कोई चीज ही नहीं थी, पता नहीं है कि लोगों ने क्यों हवा बनाया हुआ। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि असल आपने उसकी वो सिरा पकड़ना था। आपने उसे देखा होगा कि एक बोरी होती है आटे की या किसी की, उसमें एक सिरा होता है, वो ढूंढना होता है, उसके बाद वो ऐसे ही खुल जाती है। तो मेरा फोकस ये होता है कि आपके हाथ में वो सिरा में पकड़ा दूं। बाकी देखें, ये मैं बात करूं ना, एक स्टैंडर्ड को कभी भी हम एक क्लास में जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप एक क्लास में पढ़। ये पूरे इनको डेवलप करने के लिए पूरे टीम बैठी है, पता नहीं महीनों इसके ऊपर काम हुआ है, फिर जाके चीज सामने आती है। हम कैसे उसको आधे घंटे में, पौने घंटे में जस्टिफाई करके बाहर निकल आते हैं। ये बस चीज होती है। आप इसके ऊपर जिंदगी भर, ये मैं 7वीं 8, बिलीव मी और नॉट, ये 7वीं 8वीं दफा मैं सेशन पढ़ा रहा हूँ। ये ही स्टैंडर्ड मैंने 10वीं दफा पढ़ाया है, लेकिन मैंने भी दोबारा खोल के इसको पढ़ा है, मुझे फिर इसमें नई चीजें पता लगी। ये बस चीज होती है। तो थोड़ा सा हमें इस तरफ भी करना है, और डोंट वरी, इंशाल्लाह आपके साथ हम अटैच है। कोर्स आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, ऑनलाइन में हो, हमने कोई कहते ना कि वो उसको लपेटना नहीं है, हमने उसको प्रोफेशनल अंदाज से कंप्लीट करना, जो उसका हक बनता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो हमारे इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है, इंस्टीट्यूट हमारे बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, उसको हम फॉलो करते हैं इंशाल्लाह। फिर हम उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनकी तरफ से फिर सपोर्ट होगी वो हमसे कहेंगे जी हमें फिर आप, मे बी पॉसिबल के ये भी हो सकता है, ये मैं अभी कमिटमेंट तो नहीं करा, लेकिन बहरहाल ये मैं अपने एंड पे उनसे करवा लूंगा कि आपका कोई मैं 1 या 2 सेशन फिजिकल भी करवा दूं, यानी जिसमें आप सिर्फ अपने पास वहां पे आ जाए और वहां बैठ के हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कर लें। अगर जो हमारे तकरीबन मेजोरिटी लाहौर के स्टूडेंट ही हैं तो यस सर, ये हाँ, बेस्ट है। हाँ, तो बस हम ये कर सकते हैं कि उनसे बात करके कोई 1-2 सेशन या 3-4 सेशन जो है ना, वो हम स्पेशली उनसे टाइम ले लें कि यार बच्चों का कुछ चीजें उनकी क्यूरीज हैं वो ऑनलाइन पे नहीं सॉल्व होती, तो आप उनको फिजिकल टाइम दे दें, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 1 क्लास 2 क्लास जितनी भी वो हमें मैनेजमेंट इजाजत देती है कैंपस में आने की, हम बिल्कुल आएंगे। वैक्सीनेशन हम सबकी हो गई हुई है, आप लोगों ने भी करवा ली होगी, मेरी तो हो गई है वैक्सीनेशन। तो अब जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो गवर्नमेंट की तरफ से वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी कर ली है। बाकी एसओपीज हम फॉलो करेंगे, एसओपीज फॉलो करके हम इंशाल्लाह जरूर फिजिकली क्लास कर सकते हैं। सर उसकी फिर कुछ ऑनलाइन लाइव वही अरेंज कर ले कि हम भी उसको पार्टिसिपेट कर ले इसमें सर। जी वो कर पेशावर लेंगे से वो। तो आ सकते हैं। अच्छा आप पेशावर में, अच्छा 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 अच्छा, उसमें फिर ये होगा कि आपको फिर हम उस पे मोबाइल पे ले लेंगे या किसी और चीज पे ले लेंगे, या मैं अपने पास नेट कलेक्ट कुछ ना कुछ कर लेंगे यार। आ जाती है ऑनलाइन। असल में ना बात वही है ना कि ऑनलाइन मैं देखें, अब देखें ना, आप, मुझे नहीं पता आपके इस वक्त आप में कितने लोग अगर ये ऑनलाइन इस वक्त बैठे हैं, मेरे जो बच्चे 45 बच्चे बैठे हैं, इसमें से कितने, हाँ नहीं हैंड रेस तो सब करेंगे, कितने मुझे सुन भी रहे हैं, ठीक है ना। तो बस ऐसा मैंने देखा है ऑनलाइन, क्योंकि मैं और जगह भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे क्या होता है कि जब मैं सारी बात कंप्लीट कर लेता हूँ ना, तो बच्चा वो सवाल जो पूछता है ना, वो ये पूछता है कि सर आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना वो बताया, क्या बताया था, बस वो मुझे भूल गया। ठीक है, तो उस पर फिर मैं सवाल, और किसी का कोई सवाल नहीं होता, अगर किसी का कोई सवाल ना हो तो मतलब इसका यही मतलब है ना कि या उसे बिल्कुल समझ में आ गया है या उसे बिल्कुल नहीं समझ में आया, भाई 2 ही आंसर है ना। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता नहीं समझ आया है बिलाल, चांसेस है कुछ ऊपर से निकल गई। तो ये होता है बातों का चीजों में,
हमें अपना इसमें करना चाहिए। तो लेट्स सी जी, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। जो ऑनलाइन वाले मेरे है ना, वो भी मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पिशावर से हैं, वो भी मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। देखिए ना, मैंने आपके लिए भी दो लेक्चर जो थे 2 स्टैंडर्ड्स के, और जिस स्टूडेंट ने वो सुने होंगे ना, मुझे आई बिलीव कि वो उसको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करा दिए हैं, पास पेपर्स के बारे में भी। जो IFRS 8 का खास तौर पे जो लेक्चर है ना, उसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा बातें भी बताई हुई हैं, तो ये जरूर आप चीजें वॉच करें। और ये जो मैं लेक्चर आपसे शेयर करूंगा ना, ये मैं अभी मैं आपसे डेफर टेक्स्ट का भी मैं लेक्चर शेयर करूंगा क्लास से पहले। वो मैं आपको जब डेफर टेक्स्ट पढ़ाना होगा ना, तो मैं आपको सबसे पहले लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको 2 लेक्चर भेजूंगा अपने, कि बेटा पहले ये सुन के आना, और जो सुन के आएगा उसके लिए वो एक क्लास में डेफर टेक्स्ट कंप्लीट। जो नहीं सुन के आएगा वो फिर वो कश्मकश में रहेगा, पता नहीं क्या बात हो रही। इसीलिए मैंने बहुत सारी हमने इसके हल भी निकाले हुए, जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए भी हल है। तो मैंने बस मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैंने यूट्यूब में सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर देने हैं अपने चैनल में। वो चीजें तैयार हो गई हैं सारी, वो ये सारे लेक्चर मेरे रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। सर काइंडली यही काम कर दें, ये जो यूट्यूब वाला है ना, जितने भी ये IAS हो जाएगा, ये हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी हो जाएगा काम। ये सर, जल्दी ये हो अगर जून अटेम्प्ट से पहले हो जाए तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा। बस ये दुआ करें कि टाइम मिलने पे है, क्योंकि मैं सिर्फ संडे का दिन होता है जो मेरा होता है, बाकी मेरे सुबह 8 से रात 10, 8-10 ये टाइम हो रहा है, बाकी टाइम निकलने पे है। इंशाल्लाह कर लेंगे। ये 2 घंटे की जो क्लास है ये हफ्ते में 4 दिन होगी कि 6 डेज होगी? ये हाँ, ये 4 दिन होगी, क्योंकि मैं फ्राइडे सैटरडे अवेलेबल नहीं हूँ इस वक्त जो है ना करंटली। फिर तो ठीक है, फिर तो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, 5 से 7 की क्लास होगी। अब देखिए ना, इफेक्टिवली उसके अंदर 1.5 घंटे का ही क्लास होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम उसके अंदर फिर पहले जो हमारे इम्पोर्टेंट का वर्ड तो सॉरी मैंने डिलीट किया हुआ है, जो हमारे की टॉपिक्स है ना, जैसे IAS 7 हो गया, कैश फ्लो का हो गया, इनकम टैक्सेस हो गए, और एक जो आपका स्टैंडर्ड है 15 का रेवेन्यू का, ये 3 स्टैंडर्ड है जो मेन हमारे हैं। इसके बाद तो सारे एक एक क्लास बोल के वो जो स्टैंडर्ड इसके बाद जो रह गए हैं ना, जैसे IFRS 9 है, वो एक क्लास के अंदर मैंने आपसे डिस्कस करना है आपका मेन कॉन्सेप्ट, और बाकी जो ग्रुप अकाउंट्स के अंदर कुछ चीजें हैं वो मैंने डिस्कस करनी है। तो ये जो मेन एरियाज है ना, वो हम पहले कर लेंगे, हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी हमने जो आज कोई भी डिस्कशन नहीं किया है, ये जो आज का स्टैंडर्ड है इसके ऊपर बात करते हैं, दैट इज IFRS 5। ठीक है, इस पे डाल लें हेडिंग। ये आपकी बुक में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, बल्कि सारे टॉपिक ही आपकी बुक के अंदर अच्छे लिखे हुए हैं, लेकिन ये होता है कि कुछ टाइम की शॉर्टेज या कुछ चीज़ों की वजह से मैं फिर क्या करता हूँ, बाज़ औक़ात मैं अपना फ्लो चार्ट यूज़ करता हूँ, बाज़ औक़ात मैं अपने नोट्स यूज़ करता हूँ। लेकिन बहरहाल आपको मैं रिपीटेडली ये बता रहा हूँ कि दिस बुक इज़ योर सिलेबस एंड यू हैव टू फॉलो इट। अच्छा, IFRS 5 जो है ना, ये बेसिकली ना 2 इश्यूज पे डील कर रहा है। ठीक है, ये 2 इश्यूज पे डील कर रहा है। एक ये इशू है नंबर 1, जो इशू है दैट इज हेल्ड फॉर सेल। नंबर 1 इज हेल्ड फॉर सेल और नंबर 2 इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है, ये 2 इश्यूज पे ये स्टैंडर्ड डील कर रहा है। अच्छा, ये दोनों जो इश्यूज हैं ये रिलेटेड इश्यूज हैं, और ये हैं क्या, पहले असल तो हमने इसका कॉन्सेप्ट समझना। और मैं ये बात दोबारा बता दूं कि अगर आपको स्टैंडर्ड का मगज पता लग गया ना, तो उसके अंदर आपने जस्ट उसको रीड करना कुछ समझ आ जाएगा। और मेरा जो फोकस होता है वो उसका मगज डिस्कस करने के लिए होता है। इस स्टैंडर्ड का मगज ये है कि जो यूजर है ना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो यूजर के लिए बिजनेस में फैसले करने हैं उसने, ये एक मेन यूजर की रिक्वायरमेंट है। अब उस फैसले करने के लिए क्या करता है, वो फैसले करने के लिए वो आपकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को रिव्यू करता है। ठीक है ना, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को रिव्यू करता है।
अब जब वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेगा तो उसकी बेस पे उसने फ्यूचर की फोरकास्टिंग करनी है। ऐसे ही होगा ना जी। भाई आपने अगर रिग्रेशन पढ़ी है, किसी ने कोई एमफिल किया हुआ है या किसी ने कोई अगर स्टैट्स पढ़ी हुई है, तो रिग्रेशन इक्वेशन जो बनती है वो पास्ट डाटा की बुनियाद के ऊपर फ्यूचर का एक एस्टिमेशन मॉडल डिजाइन होता है। अच्छा, अब यूजर को ये बात बतानी पड़ेगी कि भाईजान जो पास्ट में आपके पास डाटा है, इसमें से कुछ डाटा ऐसा है जो फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे अब मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसके पास 4 जनरेटर है या 4 प्लांट है, और ड्यूरिंग द पीरियड अगर उसने एक प्लांट को बंद कर दिया है, तो उस पीरियड में और उससे पिछले पीरियड में जो अर्निंग्स अवेलेबल हैं उसमें 4 जनरेटर्स की या 4 एसेट्स की अर्निंग अवेलेबल थी। लेकिन फ्यूचर में वो 3 जनरेटर अवेलेबल हैं या 3 एसेट्स अवेलेबल हैं। तो उस यूजर को ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो पास डाटा है ना, ये तुम इसको एडजस्ट करो या इसके अंदर से कुछ चीजें अलग करो। तो आईएस कहता है, आईएस भी ये कहता है कि यूजर को आप ये बताओ कि आपकी जो इनकम है इस पूरे साल की, उस इनकम में से कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन के अगेंस्ट इनकम कितनी है और डिसकॉन्टिन्यूड की इनकम कितनी है, ताकि यूजर जब रिग्रेशन इक्वेशन बिल्ड करे तो वो सिर्फ कॉन्टिन्यूड को उसको इनकॉर्पोरेट करे, डिसकॉन्टिन्यूड को वो इग्नोर करे, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूड फ्यूचर के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। अब जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर आपने एक सेगमेंट बिजनेस का क्लोज कर दिया है और उस सेगमेंट को क्लोज करके अब आपने बाकी जो सेगमेंट चला रहे हैं, तो आप यूजर को ये बताएं कि भाई फ्यूचर में ये अवेलेबल नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, डिसकंटिन्यूड और हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल का मतलब ये है कि एक सिंगुलर एसेट की बात हो रही है, एक सिंगल एसेट की बात हो रही है, वन एसेट की बात हो रही है। और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा ऑपरेशन या पूरा का पूरा सेगमेंट हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। जैसे ब्रांच हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, हमने कोई लोकेशन में हमारी एक आउटलेट थी वो डिसकंटिन्यू कर दी है, या हमारे पास कोई प्रोडक्ट थी वो हमने डिसकंटिन्यू कर दी है। ठीक है, या कोई लेट्स सपोज हम ज्योग्राफिकल एरिया पे हमारी फैक्ट्री थी वो हमने बंद कर दी है। तो कोई जो चीजें हैं वो आप क्लोज कर देते हैं। जी रऊफ सर ये रेड कलर रीडेबल नहीं है सर। अच्छा चले, मैं इसे खत्म करता हूँ, मैं आगे चलता हूँ। ये इस जगह आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इस स्टैंडर्ड के अंदर ना बेसिकली ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ में वही 2 बातें लिखी हुई हैं कि हम एक एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कब करेंगे, और ये नॉन करंट एसेट्स ही होते हैं। ठीक है, अगर करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल है ना तो वो इस आईएफआरएस में नहीं आएंगे, और करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल जो होते हैं वो नॉर्मल ऑपरेशंस के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री है वो पहले ही हेल्ड फॉर सेल होती है, और कोई ऐसा करंट एसेट नहीं होता जो आप हेल्ड फॉर सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें इसमें डिफाइन हो गई हैं इन दोनों पैराग्राफ में। अच्छा, अब इसमें स्कोप पैराग्राफ ये कहता है कि ये जो एसेट्स हैं, अगर आपके ऐसे एसेट्स हेल्ड फॉर सेल हैं जो इन स्टैंडर्ड्स के अंदर ऑलरेडी कवर्ड हैं तो वो आप इग्नोर कर देंगे। जैसे डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैं आपके कोई, ठीक है, अब वो क्यों हेल्ड फॉर सेल होते हैं उसके लिए अलग एक पूरा ट्रीटमेंट है। एसेट अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये IAS 19 जो है ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स का, जहाँ पे आपके एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, आपने कोई पेंशन फंड बनाया हुआ है वहां पे आपके एसेट बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल एसेट्स IFRS 9 के तहत इन पे अप्लाई नहीं होगा। नॉन करंट एसेट्स IAS 40 पे अप्लाई नहीं होगा, उनके लिए तो वैसे ही वो जो एसेट्स हैं वो तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपने रखे हुए हैं। इसके अलावा जो IAS 41 के एसेट्स हैं जिसमें बायोलॉजिकल एसेट्स हैं वो इसमें इंकॉर्पोरेट नहीं होंगे, और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स ये एक्सक्लूड कर दिए गए स्टैंडर्ड से। अच्छा, यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं ये आप ऑलरेडी जानते हैं। कैरिंग अमाउंट आप ऑलरेडी जानते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट आप ऑलरेडी जानते हैं, रिकवरेबल अमाउंट आप IAS 36 में पढ़ चुके हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आप ऑलरेडी जानते हैं, वैल्यू इज यूज आप ऑलरेडी जानते हैं।
हाँ, डिस्पोजल ग्रुप, ये एक बात कर लेते हैं। देखिए डिस्पोजल ग्रुप ये होता है कि बीइंग ए ग्रुप ऑफ एसेट्स टू बी डिस्पोज ऑफ, ठीक है, इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन, ठीक है, यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ एसेट्स जिसको आप एक ही ट्रांजैक्शन में डिस्पोज ऑफ कर दें, वो डिस्पोजल ग्रुप कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं फर्नीचर की, तो फर्नीचर के अंदर आप चेयर्स और टेबल्स को इकट्ठा सेल करेंगे, ठीक है, तो चेयर्स, टेबल, उसमें आपके पास डिफरेंट और चीजें, ये पूरा डिस्पोजल ग्रुप कहलाएगा। या इन शॉर्ट ये बात रखें कि ऐसा ग्रुप ऑफ एसेट्स जिसकी डील इकट्ठी होगी, जिसकी एक ही प्राइस लगाएंगे। जैसे अक्सर आप जाते हैं ना, और आप जाके किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाएं और आप कहते हैं जी हमें जहेज का सामान चाहिए, मिसाल के तौर पे कोई फादर अपनी बेटी के लिए जहेज खरीद रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ये चीज निकाल दो, ये फ्रिज निकाल दो, ये टीवी निकाल दो, ये वॉशिंग मशीन निकाल दो, सब इकट्ठी हो गई, सेंटर में आके पड़ गई। अब बताओ जी एक कीमत बताओ जो इन सब की लेनी है। तो ये जो 5-6 एसेट्स, 10-12 एसेट्स एक सिंगल ट्रांजैक्शन में आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं ना, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा वो तो उसके लिए इन्वेंट्री है ना, मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे एसेट्स जिनको एक ही डील के अंदर आप सेल आउट कर रहे हैं, तो वो डिस्पोजल ग्रुप कहलाएगा। और कंपोनेंट ऑफ एंटिटी क्या है कि कंपोनेंट्स ऑफ एंटिटी कंप्राइज ऑफ ऑपरेशंस एंड कैश फ्लोज दैट कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल। ये बेटा ये वही चीज है जो सीजीयू की बात थी, यानी सीजीयू को ये कंपोनेंट ऑफ एंटिटी कह रहे हैं, ठीक है। वहां पे भी यही था ना कि एक उसके क्लियर, उसके कैश फ्लो अलग हो और रेस्ट ऑफ बिजनेस के साथ वो कोई उसका ताल्लुक ना हो, ठीक है, अलग हो सके, ठीक है। ये देखिए अगर उसमें लिख भी दिया कि इन अदर वर्ड्स ए कंपोनेंट ऑफ एंटिटी विल हैव बीन ए कैश जनरेटिंग यूनिट और ग्रुप ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट्स व्हाइल बीइंग हेल्ड फॉर सेल, यानी अगर आपने कोई ब्रांच क्लोज करनी है, कोई ब्रांच हेल्ड फॉर सेल करनी है, तो वो आपकी कैश जनरेटिंग यूनिट कहलाएगी या कंपोनेंट ऑफ एंटिटी कहलाएगी। अच्छा, अब एक चीज जो समझने वाली है ना, जो पहला जो कंपोनेंट था स्टैंडर्ड का, वो हेल्ड फॉर सेल था। इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप इसको मैं पढ़वा दूंगा। हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई जब आपने किसी एसेट को कर दिया, तो अब आपने क्या करना है, ये जरा नोट करें पॉइंट। अपॉन डिसीजन ऑफ एनी नॉन करंट एसेट टू बी designated as held for sale, HFS, following important points, following points are important. Number 1, it is reported at the lower of carrying value. Number B, fair value less cost to sell. पहला पॉइंट तो ये है कि आप उसको रिपोर्ट करेंगे लोअर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, यानी दो वैल्यू कंप्यूट करेंगे, कैरिंग वैल्यू कंप्यूट करेंगे, यानी उस दिन तक की कैरिंग वैल्यू निकाल लेंगे और उस दिन तक की फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल निकाल लेंगे, और उसको आप लोअर पे रिपोर्ट करेंगे। यानी आप क्या करेंगे, आप एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास करें जी, आप एंट्री पास करेंगे हेल्ड फॉर सेल नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। Number 2, this asset is not further depreciated. ठीक है जी, ये अब डेप्रिशिएट नहीं होगा।
और नंबर 3 पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल विल बी डेजिग्नेटेड इन करंट एसेट्स। है वो नॉन करंट, लेकिन चूंकि उसकी अब कैटेगरी हेल्ड फॉर सेल हो गई है, लिहाजा अब वो करंट एसेट्स में रिपोर्ट होगा, नॉन करंट में रिपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, वो अब फर्दर क्या होगा, वो अब करंट एसेट्स में रिपोर्ट होगा। और मैंने आपको एक दफा, आपको याद होगा कि मैंने आपको ये जो एक IAS 1 का आपको दिखाया था मैंने, उसके अंदर भी मैंने ये आपको करंट एसेट्स के अंदर की लास्ट कॉलम में नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल जब मैंने क्लासिफाई किया था, तो उधर फिर मैंने इसको दिखाया था। मैं आपको दिखा भी देता हूं। सर ये जो एंट्री है इसमें क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा? हाँ जी, सब खत्म, हर चीज खत्म, बिल्कुल फारिग, क्योंकि वो एसेट अब डेप्रिशिएट तो नहीं ना होगा, यूज तो नहीं ना हो रहा। वो एसेट तो जब हम यूज करेंगे तो ही डेप्रिशिएट करेंगे ना। यस सर। ये देखें जी, ये मैंने, ये देखें, अगर आपने थोड़ा सा इसको विजिबल करवाऊं जी, ये करंट एसेट की हेडिंग में ये मैंने, ये आखिरी पॉइंट था नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल IFRS 5, ये उसके तहत ये करंट एसेट में डील होगा। हालांकि ये एसेट हो सकता है कोई गाड़ी हो सकता है कोई ये इक्विपमेंट हो, कोई फर्नीचर हो, कोई बिल्डिंग हो सकती है। ये आप कहेंगे सर एक बिल्डिंग नॉन करंट एसेट थी, वो तो नॉन करंट है, लेकिन चूंकि वो हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गई है, लिहाजा वो करंट एसेट के अंदर आएगी। उसका रीजन ये है कि हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होने के लिए उस एसेट का 12 महीने से पहले सेल होना जरूरी है। और करंट एसेट की डेफिनेशन का पार्ट ये भी है कि एक एसेट जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो चूंकि हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होने की वजह से ये एसेट इवन दो के नॉन करंट है, लेकिन 12 महीने के अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, लिहाजा ये करंट में क्लासिफाई किया जाएगा। सर इनकेस अगर ये 1 साल में ना बेच गया तो फिर तो आप अपने डायरेक्टर को फायर करोगे ना कि यार तुमने किस बात की सैलरी ली हमसे। ठीक है, तुमने पॉसिबिलिटी हो सकती है ना करना हो हाँ, उसमें फिर ये करेंगे कि आप हर रिपोर्टिंग डेट पे उसको रीअसेस करेंगे। ठीक है, और वैसे ऐसा होता नहीं है भाई। अगर देखें ना, आप एक एसेट है, अगर आपने उसको ऊपर बराए फरोख्त लिख दिया है, तो बराए फरोख्त लिखने के लिए आप उसके अभी ये कंडीशंस पढ़ते हैं कि हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करने के लिए भी ना बड़ी सख्त रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, वो भी पढ़ते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। ओके जी, ये 3 पॉइंट आपने नोट किए कि पहला पॉइंट ये है कि हम उसको लोअर पे रिपोर्ट करेंगे। ये देखें, ये लिखा भी हुआ है कि लोअर पे रिपोर्ट करेंगे, बल्कि यहां से पढ़ते हैं, ये जब एक भाई ने सवाल किया ना कि क्लासिफाई करने के लिए a non-current asset should be classified as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than continuing use। यानी हमने उसको सेल करके उसके बेनिफिट लेने हैं, उसको यूज करके नहीं लेने। आपने कहा यार ये इक्विपमेंट मेरे लिए फारेग है, इसको बंद कर दो, इसके ऊपर ब्राई फोर लिख के बाहर रख दो गैराज में। ठीक है, तो ये मेरे लिए, मैंने इसको सेल करना है। अब फॉर दिस टू बी द केस फॉलोइंग कंडीशन मस्ट अप्लाई। अब ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है आपके स्टैंडर्ड ने। वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि द एसेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन द प्रेजेंट कंडीशन। एक एसेट फॉरन सेल के लिए अवेलेबल हो। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक एसेट सेल के लिए क्लासिफाई कर दिया है, लेकिन वो फिल वक्त अवेलेबल नहीं है, तो आप कहेंगे जी नहीं, ये हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तो आपके यूज में है, तो आपको उसका यूज डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। नंबर 2,
the sale must be highly probable, meaning that management are committed to a plan to sell the asset. There is an active program to locate a buyer. आपने अखबार में इश्तिहार दे दिया है, ओलेक्स पे इश्तिहार दे दिया है, दराज पे ऐड लगा दिया है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर बराए फरोख्त लिख दिया है, अपना स्टेटस लगा दिया है व्हाट्सएप के ऊपर कि जी हम इसको सेल कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट की एक्टिव प्रोग्राम है सेल करने का। और द एसेट इज बीइंग एक्टिवली मार्केटेड, यानी उसके लिए आप वही बात हो गई कि आपने उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी है बेचने के लिए, टेंडर ऑफर करवाना शुरू कर दिए आपने, और बड़ी चीजें आपने लोगों से बिड ऑफर करवाना शुरू कर दी है। नंबर 3 पॉइंट, द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्ड फॉर सेल। जो भाई बात कर रहे थे ना कि 12 महीने के बाद भी ना हो सके, तो ये पहले आपको एसेस करना पड़ेगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आपका जो मैनेजमेंट की जो एफर्ट थी वो फिर उस पर क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद क्या है जी, इट इज अनलाइकली दैट द प्लान विल बी सिग्निफिकेंटली चेंज और विल बी विड्रॉन। ऐसा नहीं है कि सुबह अगले दिन उठेंगे और आपका प्लान चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है। आपके मैनेजमेंट का प्लान तब्दील नहीं होना चाहिए। देखिए ना कितनी सख्त रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। इन तमाम कंडीशंस के पूरी होने के बाद वो एसेट्स हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होगा। मतलब सर यू टर्न नहीं लेनी, फिर यू टर्न नहीं लेने। यस, ये मैं बात कर चुका हूं जी। लोअर ऑफ, ठीक है ना, लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा, इसकी एग्जांपल बेटा क्वेश्चन में दी हुई है, वो जरा आप देखेंगे। मैंने क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेड सेपरेटली इन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अंडर करंट एसेट्स और नॉट डेप्रिशिएटेड। ये बातें मैं कर चुका हूं। अच्छा, अब बेटा ये क्वेश्चन इसका सोल्यूशन फौरन देख लेते हैं। फौरन से मुराद ये कि जरा इसको बड़ा सिंपल इन्होंने सॉल्व किया हुआ है इसको जी। On January 1, 2005, K Limited bought a chicken processing machine for rupees 20,000. It has been expected useful life of 10 years and nil residual value. On December 31, 2006, after how many years? 2 साल के बाद। After 2 years, yes. After 2 years, the manager of K Limited decided to sell the machine and start actions to locate a buyer. The machine are in short supply, so the manager is confident that the machine will be sold fairly quickly. Its current market value is 15,000 and 500 to dismantle the machine and market and make it available to the purchaser. बड़ा सिंपल है जी। कैरिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे? 20,000 कॉस्ट और 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया, 16,000 इज द कैरिंग वैल्यू। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है जी? 15,000 माइनस 500, 14,500। तो इनमें लोअर क्या है जी? फेयर वैल्यू। इसकी एंट्री करवाएं जी, इसकी एंट्री करवाएं मुझे। इसकी एंट्री करवाएं जी। जी, पहली एंट्री है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल डेबिट 14,500। Accumulated depreciation debit 2,500। नहीं जी, 4,000 जी। 14,500 नहीं, 14,500 है। हाँ सॉरी, 14,500 है। ठीक है, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा, और एसेट क्रेडिट 10,000, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 10,500, नहीं 10,500। 20,000 भाई, एसेट तो 20,000 का है ना। ये सही। और डेबिट अब क्या डिफरेंस आ रहा है? स्लो डिसमेंटलिंग चार्जेस आएंगे 500।
वो तो हमने कितने कहा ही फर्क है? है सर ये प्रॉफिट एंड लॉस बाकी बाकी लॉस प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, यस प्रॉफिट एंड लॉस। और ये बेसिकली आईएएस कहता है इसको इम्पेयरमेंट की बात करो, ये इम्पेयरमेंट है 1500 यस वेरी गुड। देखिए ये आप ना मेरी बात याद रखिएगा, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर आपने समझना है ना उसको, तो फौरन उसकी जर्नल एंट्री पास करके देख लें। जब जर्नल एंट्री आप पास कर लेंगे ना, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हर चीज का। ये इससे ज्यादा मुश्किल सवाल एग्जाम में नहीं आया हुआ, ठीक है। और एमसीक्यू के अंदर यही अगर आप देखेंगे ना, तो आपको यही डाटा दिया होगा, आपने बस ज्यादा क्या होगा कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे देगा डाटा, बड़ा डाटा दे देगा, ठीक है, 3-4 पोर्शन वैल्यूज में दे से देगा। लॉन्ग तो ही ना है आईएफआरएस 5 में से लॉन्ग वगैरह तो ही ना है? आ सकता है, आईसीएमए में कुछ भी हो सकता है जी। अच्छा आईसीएमए और मौत का कोई पता नहीं। हाँ जी बस। ओके जी, इसके बाद अब नेक्स्ट एरिया है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का। अच्छा देखें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या है, छोटे छोटे एसेट्स अब आपने मिलके, ये आपने कोई ब्रांच बंद कर दी, आपने कोई प्रोडक्ट लाइन बंद कर दी, आपने कोई फैक्ट्री बंद कर दी। अब आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर, जैसे मैंने ये क्वेश्चन खोला भी हुआ है, ये देखिएगा यहाँ पे जाके ना मैंने ये देखिएगा, ये है जी प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन फॉर द पीरियड, ठीक है। उसके बाद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस अंडर आईएफआरएस 5, ये हमने वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस में शो तो करनी है, लेकिन यूजर को ये बताना है कि भाईजान देखें ये जो 52,000 रुपए हैं ये कंटिन्यूड था, और ये लेट सपोज ये 1500 रुपए हैं, ये 1500 रुपए आपके डिसकंटिन्यूड का हिस्सा है। ये फ्यूचर में जब आपने फोरकास्टिंग करनी है ना, तो इस 1500 को आपने इंकॉर्पोरेट नहीं करना, आपने ये कंटिन्यूड को लेना है फोरकास्टिंग करने के लिए। अच्छा अब ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आपकी इनकम स्टेटमेंट में से जो रेवेन्यूज और जो एक्सपेंसेस उस ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, जो आपने बंद कर दिया है, उसको आपने अलग कर लेना है। क्यों कि कैश जनरेटिंग यूनिट की डेफिनेशन पे वो ऑपरेशन पूरा उतरता है, तो आपने उसका अलग रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा। मिसाल के तौर पे अगर गोरमे की एग्जांपल लें, तो गोरमे की अगर लेट सपोज गड़ीशाह वाली ब्रांच उसने बंद करनी है, तो उसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड के अंदर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये चीज अवेलेबल होगी कि पूरे साल में जो 3 महीने ये ऑपरेशन हमने शुरू के 3 महीने चलाया था, हमने अप्रैल 1 को बंद की थी ना ये ब्रांच, तो 3 महीने इसका कितना रेवेन्यू था, इसके कितने एक्सपेंसेस थे, क्या खर्चा था, वो आपने अलग निकाल लेना है। उसको आपने मेन रेवेन्यू में शो नहीं करना, वो आपने नीचे वर्किंग में शो करके ये एक फिगर रिपोर्ट कर देनी है। अच्छा उसके लिए ना ये बड़ी अच्छी एग्जांपल इन्होंने यहाँ बताई हुई है, ये देखें, ये एक एग्जांपल हम ड्रैग करते ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके लिए जरा मुझे 1 मिनट दें, मैं इसको जरा सीधा पतरा कर लूं पहले। क्योंकि फिर ऊपर नीचे करेंगे वो फिर बात चीजें भूल जाता है बंदा, पता नहीं क्या कर रहे थे। चलें इधर इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया जी।
ये बेटा विजिबल है आपको ये कुछ चीज? अब ये आपके पास एक ही चीज सामने आ गई ना। ओके जी, अब ये एक कंपनी है एफ लिमिटेड प्रोड्यूसेस कार्ड्स एंड सोल्ड रोजेस, ठीक है। अच्छा, अब ये कोई प्रोड्यूसेस एंड सेल कार्ड एंड रोजेस होगा, इन्होंने सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया। प्रोड्यूसेस एंड सेल कार्ड्स एंड रोजेस, दो यानी कार्ड भी बना रहे हैं आप और रोजेस भी बनाते हैं, ठीक है जी। हाफ वे थ्रू अ ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2006, अब ये पूरे साल की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। द रोज बिजनेस वाज क्लोज एंड द रेस्ट द एसेट सोल्ड ऑफ, incurring the losses on disposal of non-current asset of 76,000। यानी ये जो बिजनेस आपने सेल किया है ना रोज का, उसके आपने एसेट सेल करके आपको 76,000 रुपए का नुकसान हो गया। और रिडंडेंसी कॉस्ट जो होती है, जो आप एम्प्लॉइज को पे करते हैं, एम्प्लॉय को फारिग करते हैं, उनको आप टर्मिनेशन बेनिफिट देते हैं, वो आपने 37,000 रुपए पे किए। द डायरेक्टर रीऑर्गेनाइज द कंटिन्यूइंग बिजनेस एट अ कॉस्ट ऑफ 98,000। अच्छा, इसके अलावा डायरेक्टर्स ने 98,000 जो कॉस्ट थी वो भी खर्च की है उस बिजनेस को दोबारा रीस्ट्रक्चर करने के लिए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर आप देखें तो इसमें ये जो रोज का बिजनेस है, ये 6 महीने का डाटा आपको अलग से दिया हुआ है, क्योंकि हाफ वे थ्रू था ना, ये 6 मंथ का डाटा है और ये पूरे साल का डाटा है, ये पूरे साल चलता रहा ये कारोबार, ये फुल ईयर है। IFRS 5 ये कहता है कि इस पूरे कारोबार में जो आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है ना, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, वो आपने अलग शो करना है और डिसकंटिन्यू अलग शो करना है, ठीक है ना। अच्छा, वो कैसे शो करना है? तो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कार्ड्स की भी और रोजेस की भी, और अदर इंफॉर्मेशन गिवन है, फाइनेंस कॉस्ट 17 है और टैक्सेस वो 31 है। ओके, आपको कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, अब आपने डालनी है हेडिंग कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की। रेवेन्यू सिर्फ वो लेना है जो कंटिन्यूइंग का है, कॉस्ट ऑफ सेल्स सिर्फ कंटिन्यूइंग की आनी है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सिर्फ कंटिन्यूइंग की आनी है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सिर्फ कंटिन्यूइंग की आनी है, ये देखिए। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, फिर ये जो 98,000 आप खर्च किया था रीऑर्गेनाइजेशन पे, ये आपने पुट कर दिया, फिर ये आपका प्रॉफिट आ गया, सब टोटल आ गया, फिर फाइनेंस कॉस्ट आपने माइनस कर दी और फिर आपने इनकम टैक्स माइनस कर दिए 31 जाके, और आपका जो प्रॉफिट आ गया वो 4 रुपए आ गया, ठीक है। अब आपने किया क्या है कि अब ये जो रोजेस की इंफॉर्मेशन थी उसके लिए आपने नोट बनाया अलग से, ये देखिए इसका नोट बनाया, और उसके अंदर आपने इसके तमाम रेवेन्यू और कॉस्ट को रिपोर्ट किया, और ये जो 76,000 रुपए की जो ये थी ना कॉस्ट 76, ये भी रिपोर्ट की, और 37,000 रुपए की रिडंडेंसी कॉस्ट भी रिपोर्ट करके 143 का लॉस निकाला जो कि इसका है। ये आपने यहाँ पे जाके रिपोर्ट किया इस जगह पे। और आपको जो असल बिजनेस, अगर आप ऐसा ना करते, अगर आप ऐसा ना करते तो आपके यूजर के पास इंफॉर्मेशन जाती कि आपके कारोबार को 139 का लॉस हो गया है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, कारोबार को 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसके अंदर आपके कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की वजह से आपके बिजनेस को लॉसेस हो रहे थे, तभी आपने उसको बंद किया है ना। देखिए, किसी ऑपरेशन को बंद करने का सबसे मेजर रीजन ही यही होता है कि वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा होता है, तभी उसको बंद करते हो ना आप। तो ये चीज यूजर को आपने इस स्टैंडर्ड के थ्रू बताई है। दिस इज IFRS 5 फ्रॉम माय साइड। चलिए, हुआ तो एक्चुअल में फिर भी लॉस ही है, बट कम हुआ है ना। हाँ, अगर ये मजीद चलता ना पूरा साल, अब देखो 6 महीने चल के वो 143 का लॉस दे गया, अगर वो पूरा साल चलता तो ये डबल लॉस देता आपको, ठीक है। सर जी जी सर, ये 139 ये जो नेगेटिव में है, ये बता दें सर। ये लॉस फॉर पीरियड फ्रॉम टोटल ऑपरेशंस, ये 4 रुपए का प्रॉफिट था कंटिन्यूइंग का,
जब 143 का लॉस डाला तो 139 हो गया ना ये। मतलब इसमें सर वो प्रॉफिट लेस कर दिया हमने, एग्जैक्ट लॉस निकला है यार। नेट यार आपकी जेब में 4 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, और अब आपने 143 का उधार ले लिया, तो नेट कितना बच गया? नुकसान हो गया ना आपको, नुकसान कम हो गया ना प्रॉफिट की वजह से। ये तो सिंपल अकाउंटिंग है यार। 4 रुपए का प्रॉफिट में 143 का लॉस ऐड करोगे तो क्या होगा? लॉस कम हो जाएगा ना आपका। जी सर, थैंक यू। ये तो सिंपल अकाउंटिंग है ना यार, सिंपल। मनफी मनफी, ये जमा मनफी मनफी रह गया, मनफी छोटा है तो मनफी रह गया, ठीक है। ये है जी IFRS 5, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आप पूरा स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे, ये चीजें हैं सर। इसके डिस्क्लोजर्स बता दो। हाँ, तो यही है ना डिस्क्लोजर, यही है ना कि आपने रेवेन्यू अलग रिपोर्ट करने हैं, कॉस्ट अलग रिपोर्ट करनी है, ये सब मैंने आपको करवा दिया ना। ये डिस्क्लोजर तो बने हुए हैं इसके। बेसिकली ये डिस्क्लोजर है, दिस इज डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो आपके पास अब कल तो ऑफ है, इंशाल्लाह मंडे को देखते हैं कि व्हाट, लेट्स सी। एक मिनट दीजिएगा, एक कम्युनिकेशन और आई भी है, लेट्स सी, मुझे चेक करने दें। ठीक है जी, इंशाल्लाह मंडे को फिर हम मुलाकात करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो वीकेंड भी है आज, थोड़ा सा टाइम दे दें। कल के क्लास में सर एक एक्सरसाइज था ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स की। हाँ 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 हाँ, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जी जी जी, वो मेरे पास सोल्यूशन पड़ा हुआ है, मैं एक मिनट जरा ओपन करता हूँ, ठीक है, एक मिनट दे मुझे जरा। गुड पॉइंट। कौन सा ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट यार, वो जो कल बताया था, अच्छा हुआ याद दिला दिया, गुड, वेरी गुड। बाकी किसी ने भी याद नहीं दिलाया, चलें कोई बात। सर मैं भी तो कोई हूँ ना किसी में से। हाँ, किसी में से नहीं, आप बहुत कुछ है जी, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। ये फायदा होता है पेशावर वाले भाई का। जी जी, क्या? ये फायदा होता है सर पेशावर जी जी, वाले बिल्कुल, हर भाई का फायदा है जी, सर अल्लाह पाक। और भी बहुत से फायदे होंगे इंशाल्लाह। ओके ओके, ये कौन सा स्टैंडर्ड था? IAS 37 था ना? हाँ जी, ठीक। लो जी, ये ओपन हो गया। क्योंकि टाइम लगता है ना उसको स्पेन करने में, मैंने ऑलरेडी वो सॉल्व किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो उसको उसी को यूज करें। व्हाई टू रीइन्वेंट द व्हील। सर स्क्रीन शेयर कर। जी जी, मैं कर, ये है जी। अच्छा, ये आपके पास ना D has a contract to buy 900 meters of cloth each month at ₹7 per meter for each। अच्छा, किसने सॉल्व कर लिया है इसको? एनीबडी हैव सॉल्व्ड इट? कोई है बशिंदा? नहीं है। फॉर ईच 3 मीटर ऑफ क्लॉथ शी कैन मेक अ ड्रेस, यानी 21 रुपए का मटेरियल यूज होगा भाई। 7 रुपए का 1 मीटर है ना, तो 3 मीटर वो लगाएगी, तो 21 रुपए का मटेरियल इस्तेमाल करके वो एक ड्रेस बनाएगी, और जो उसको 30 में सेल करेगी। लेकिन 4 रुपए लेबर कॉस्ट भी है, तो 25 रुपए की कॉस्ट इंकर करेगी ना वो। 4 रुपए लेबर और मटेरियल कितना है? 21 रुपए, तो 25 रुपए की कॉस्ट इंकर करके वो उसको 30 में सेल करेगी। ऐसे ही है जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ऑप्शन ये भी है कि वो बजाय ये कि वो 30 में सेल करे, वो ये 7 रुपए का मटेरियल खरीद के
6.5 में फरोख्त भी कर सकती है, 6.25 में। हाँ, खाली कपड़ा, तो वो तो ये नहीं करेगी ना, क्योंकि 7 रुपए वो खरीद रही है, 6.25 में क्यों बेचेगी? तो क्या करेगी? वो तो कारोबार चलाएगी ना, वो तो बेचेगी, वो ड्रेस बनाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि अच्छा, इफ शी डिसाइड टू कैंसिल द क्लॉथ परचेज contract without notice, she has to pay cancellation penalty of 7 for next 2 months, यानी 1400 रुपीज उसको कैंसिलेशन की प्राइस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी 1400 उसको कैंसिलेशन के पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये 2 महीने ये चलाती है कारोबार, ठीक है, तो उसको नुकसान भी होगा। अच्छा, कैसे नुकसान होगा कि ये जो 900 है, आप मुझे बताएं कि 1 महीने में कितने ड्रेस बनेंगे जी? 300 से 30 बनेंगे सर। 1 महीने में 300 ड्रेसेस बनेंगे ना, 300। तो 300 ड्रेसेस को अभी ये देखें, अब सुनिएगा मैंने इसको सॉल्व कैसे किया। आगे चलें। पहले सवाल समझ में आ रहा है जी? किसी को सवाल ही समझ में ना आ रहा अब तक, यहां तक, इस जगह तक? पहले सवाल पूरा पढ़ लें। इन दिसंबर 2009 द मार्केट प्राइस फेल टू 22। अच्छा, अब देखें, एक तो उसको खाली कपड़ा बेचने में नुकसान था, उसने कहा जी मैं कपड़ा नहीं बेचती, मैं ड्रेस बनाऊंगी। अब ऊपर से मसला क्या हो गया कि अगर वो ड्रेस बनाती है तो उसका खर्चा 25 रुपए का है, लेकिन वो मिलेगा उसको 22 रुपए का, यानी उसको 22 मिल रहे हैं, तो 3 रुपए उसको नुकसान हो रहा है। यानी 1 रुपया पर मीटर उसको नुकसान हो रहा है ना, बात समझ रहे हैं? 1 रुपया पर मीटर नुकसान हो रहा है उसको, बेचारे क्वार्टर से नुकसान हो रहा है सर। हाँ जी, देखेंगे कोरोना की वजह से क्या हो गया। अच्छा, अब उसके पास, अब देखें सिनेरियो 1 देखें। सिनेरियो 1 में क्या है कि अगर प्राइस 30 रुपीज होती है, सुनिएगा, तो उसको पर मीटर में प्रॉफिट हो रहा है 6-7 का। सुनिएगा, ऐसे ही है जी, 5 में प्रॉफिट है ना जी, तो 5 रुपए 3 मीटर का है ना। लेकिन अगर उसकी प्राइस 22 रुपए होती है तो उसको 1 मीटर का रुपए का पर मीटर लॉस है, जो हमने कैलकुलेट भी किया हुआ है। ठीक है, अब हुआ गया, अब ये इसमें से उसके लिए अब ये ऑप्शन सिनेरियो 2 वाला अवेलेबल रह गया। ठीक है, सिनेरियो 2 वाला। अच्छा, अगर वो ये सेल करती है, अगर वो कहती है कि नहीं जी मैं ऐसा करती हूं कि मैं इसको ना मेरा नुकसान यहाँ पे 1 रुपए का हो रहा है ना, अब मैं इसको ड्रेस नहीं बनाती, मैं खाली बेच देती हूँ, तो वहां पे उसका नुकसान कम है जरा, 25 पैसे। ठीक है, तो क्या करेगी वो? उसका नुकसान कितना है? 0.75 नुकसान। ठीक है। अच्छा, अब मुझे देखें कि अगर वो बिजनेस कंटिन्यू करती है तो बिजनेस कंटिन्यू करती है तो उसका जो है वो जो उसका नुकसान है ना, वो उसका नुकसान बनता है 1350 का। कैसे बनेगा जी? ये 1800 को मल्टीप्लाई करें, 2 महीने का मीटर है ना, 1800 मीटर, 1800 इंटू 0.75 करें, 1350। हाँ, ये 1350 रुपए का नुकसान उस वक्त होगा जब आप बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 1400 की। तो IAS 37 ये कहता है कि कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू में जो लोअर होगा ना, उस अमाउंट से सर आपका नेटवर्क आप प्रोविजन को क्रिएट करो। अरे आप, ठीक है, सर ये लास्ट में जो आपने ये किया ना, ये कंटिन्यू डिसकंटिन्यू में, इसमें डिस्टॉर्शन हुई है नेटवर्क की मेरे ख्याल सबके लिए। नहीं समझ आई बात। देखें, आप मुझे पहले ये बताएं कि आप ड्रेस बनाएंगे या खाली कपड़ा बेचेंगे? कपड़ा बेचेंगे। खाली कपड़ा बेचोगे ना यार, ड्रेस बनाने में तो 1 रुपए का नुकसान, ड्रेस बना के तो आपको 1 रुपए का नुकसान है पर मीटर, और यहाँ आपको 0.75 का नुकसान है। तो आपने कपड़ा बेचना है ना, तो कपड़ा बेचने के लिए, हाँ, 1800 मीटर 2 महीने में आपने कपड़ा लिया, 1800 मीटर
नुकसान कितना बनेगा आपका, जरा निकाल। 1350। 1800 ज़रबे 0.75। 1350 ये आपका बिजनेस कंटिन्यू करने पे नुकसान है। हाँ जी, 1350 रुपए का बिजनेस कंटिन्यू करने पे नुकसान है, लेकिन डिसकंटिन्यू करने पे नुकसान 1400 पेनल्टी है। तो लोअर क्या है इसमें से? 1350। हाँ, कंटिन्यू करे नहीं है, यानी वो क्या करेगा? नहीं, वो बेचारी फंस गई ना। वो अगर वो डिसकंटिन्यू करती है तो भी उसको 1400 देना पड़ेगा। वो क्या करेगी? वो कंटिन्यू करेगी ना। अच्छा, आपने ना इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है? यस सर। और उसके अंदर एक कंडीशन होती है शट डाउन पॉइंट, ठीक है? वो आपको आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कभी ना कभी। शट डाउन पॉइंट क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज शट डाउन पॉइंट? यस सर, जब वेरिएबल कॉस्ट भी ना पूरी हो रही हो। यस, वेरी गुड। जब वेरिएबल कॉस्ट भी ना पूरी हो तो आप बिजनेस को शट डाउन कर देते हैं। ये वो केस है कि आप बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हो लॉस पे, यानी आप एक प्रैक्टिकल सिनेरियो डिस्कस कर रहे हो कि कारोबार को नुकसान हो रहा है, फिर भी कारोबार चल रहा है। क्यों चल रहा है जी? कि मैं वेरिएबल कॉस्ट कवर करके एटलीस्ट अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर करूं, मेरी जो फिक्स कॉस्ट है ना वो बचा। अगर मैं डिसकंटिन्यू कर देता हूं तो मुझे ज्यादा नुकसान है। एटलीस्ट ये कि मैं कारोबार चला के अपने नुकसान को तो कम कर रहा हूं ना। ये उसकी एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन समझ लें आप उस केस की। वहां पे प्रैक्टिकल मार्केट में भी ऐसे ही होता है। हाँ जी, कि आप क्या करते हैं कि अगर आप दुकान बंद कर दोगे ना तो आपको महीने का किराया देना पड़ेगा 75,000 रुपए। लेकिन अगर आप दुकान चलाते हो तो आपको फायदा होगा 50,000 का, फिर भी नुकसान आपको 25 हो रहा है। लेकिन जो 25 नुकसान 75 से तो कम ही है ना यार। अब आप बोलोगे मार्केट यार में सर्वाइव भी करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देते हैं। वेरी गुड पॉइंट। और आपने अच्छे माशाल्लाह टीचर से पढ़ा हुआ जी, वेरी गुड वेरी गुड। सर और प्रोविजन रखने की फिर क्या जरूरत पड़ती है? क्योंकि हर साल बस वो अपना नुकसान करेगा और उसमें वो देखें डालेगा आईएएस, उसमें। देखें ये प्रूडेंस है ना। अब प्रोविजन इसलिए रखेगी ये कि देखिए अब आपको एक बिजनेस में नुकसान नजर आ रहा है, आपने एक कारोबार बंद करना है, तो आप उस लॉस को, जो लॉस कंफर्म लॉस है ना, ये तो कंफर्म लॉस हो गया ना, क्योंकि अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो आपको इतना नुकसान है, तो आप क्या करते हो? अपनी प्रोविजन को बुक करके वो लॉस पहले से रिकॉर्ड करते हो। ये प्रूडेंस की एप्लीकेशन है। प्रूडेंस ये कहता है कि अगर लॉसेस आपको कंफर्म नजर आ रहे हैं ना और प्रोबेबल है, और वही 3 कंडीशन IAS 37 की, PPR, ये PPR याद रखना है जी। अब PPR मींस दिस इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दूसरा P है प्रोबेबिलिटी, और तीसरा R है रिलायबिलिटी। ये 3 कंडीशन आपकी पूरी होंगी तो आप प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे, इसके बगैर प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं हो सकती। सर वो तो कह रहा है कि मार्केट इम्प्रूव नहीं होगी, और जो हमारा ये जो 1400 की जो पेनल्टी वो सिर्फ 2 मंथ की है, लेकिन वो जो 1350 है वो तो अगले 2 मंथ भी फिर पड़ेगी, तो फिर तो हमें क्लोज नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है कि मार्केट इम्प्रूव। ये जो मैंने 1800 क्वांटिटी ली है ना, 2 महीनों की ली है सर। वही कह रहा हूँ, ये तो 2 मंथ हो गई। जो पेनल्टी है 1400 की वो तो एक ही बारी पड़ेगी, मतलब कि वो एक ही बारी 2 महीने पड़ के खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन जो मार्केट है वो तो पूरा साल ही अब डिक्लाइन में जाएगी, तो हमें हर महीने जो है वो 1350। लेकिन मेरी बात सुनो, ये अगर बिजनेस कंटिन्यू करती है ना तो 50 रुपए सेव कर लेगी ना, वो 50 रुपए नुकसान बचा लेगी। नुकसान 1350 का उसको फिर भी होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यू नहीं करती ना, कारोबार बंद कर देती है, तो उसको आज 1400 देने पड़ेंगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज ना, और ये जो अभी इससे पहले सवाल हुआ था ना कि आप के पास अगर 2 ऑप्शन है ना, मैं अगर यहाँ पे अगर एक कारोबारी बंदा है ना, अगर एक कारोबारी बंदा होगा ना, सही मानों में, अगर यहाँ पे 1420 का नुकसान भी होगा ना 1420 का, तब भी वो बिजनेस कंटिन्यू ही करेगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि
देखिए अल्लाह पाक क्या कहता है, वो कहता है ना हरकत में बरकत है, ठीक है। जब आप हरकत में बरकत वाले एरिया पे ब्रीफ करते हैं ना, और वो कहते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, अल्लाह पाक ने इंसान को मेहनत करता हुआ पैदा किया है। जब आप मेहनत करते हैं ना तो बरकत अल्लाह पाक डालता है। हो सकता है कि आप बिजनेस को कंटिन्यू करें इस नियत से कि यार देखो ये जो लेबर है ना, 4 रुपए का लेबर, ये बेचारा ये अनएम्प्लॉयड हो जाएगा भाई, अगर मैं इसको बंद कर देता हूं कारोबार को, तो ये जो मेरा लेबर है गरीब आदमी बेचारा ये अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। जब ये अनएम्प्लॉयड होगा तो ये अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएगा, आपने ये सोचा। तो यार मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, और जब मैं ये सोच मेरी होगी ना कि मैं पहिया चलाऊंगा, बिजनेस का कारोबार का पहिया चलता रहेगा। जब कारोबार का पहिया चलता है ना तो अल्लाह पाक की तरफ से ऑटोमेटिकली बरकत आ जाती है। तो ये हो सकता है कि सिचुएशन मार्केट की इंप्रूव हो जाए और बिजनेस की जो 22 रुपए की सेलिंग प्राइस है ये बढ़ के 26, 27, 28 इवन के 40 हो जाए। सर इस सिचुएशन में जब मार्केट नीचे जा रही हो ना, तो जो छोटा सप्लायर होता है ना वो मार्केट से आउट हो जाता है। जो बंदा मार्केट में सप्लाई करता रहता है ना, वो मैक्सिमम कस्टमर जो है ना अपने वेरी गुड एक्सीलेंट, वेरी गुड पॉइंट। देखिए जब आपके पास इस तरह के बहुत सारे सप्लायर होंगे, वेरी गुड सप्लायर है, वो निकलना, वो एग्जिट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आएगा, क्योंकि सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी और डिमांड एग्जिस्ट करती रहती है। जब सप्लाई मार्केट से कम होती है तो लॉ ऑफ डिमांड, यस वेरी गुड पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट। और ये आपने स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पॉइंट डिस्कस किया है। इट मींस कि यू आर नाउ गोइंग टू स्टडी द, यस वेरी गुड पॉइंट। सर ये 4-5 साल शालमी सर कब आ गए सीखा है सर ये इंशाल्लाह सर ये कैलकुलेशन सारी समझ। और एक बात मैं यहाँ पे जिम्ना में ज़हन में आ गई है, मैं अपने स्टूडेंट्स से अक्सर कहता हूँ कि अगर तुम ML2 पे आ गए हो ना, तो ML2 पे ICMA को पास किए बगैर छोड़ना जो है ना, वो बहुत बड़ा आपके अपने पर ज्यादती होगी, ठीक है। लिहाजा इस स्टेज पे आके आपने ICMA को क्वालिफाई जरूर करना इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ क्योंकि ये स्टेज जब आप पार कर जाते हो ना, तो आप फिर अगले के लिए तो आप बिल्कुल तैयार बैठे हो। वहां आपने हल्की सी एफर्ट लगानी है और आप आराम से क्वालिफाई हो जाते हो। जी एनी क्वेश्चन? सर ये कैलकुलेशन की तो सारी समझ आ गई है, बट ये जो दिसंबर 2009 है सर, उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर जो है उसका 1 महीने में खत्म नहीं हो रहा? नहीं, वो क्या करेगा, सुने आप, वो प्रोविजन जो है ना वो सारी की सारी अभी आज ही रिकॉर्ड कर लेगा। वो लॉस तो उसको टोटल है ना, वो आज ही रिकॉर्ड कर लेगा, वो टोटल लॉस को आज ही बुक कर देगा। पॉइंट आपका बहुत अच्छा है कि यार 1 महीने का लॉस है, मुझे 1 महीने का लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए। नहीं, IAS कहता है कि यार आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल देखो कितना नुकसान दे रहा है आपको, आप पूरा नुकसान रिकॉर्ड करो। और ये हमने ना IFRS 15 में जाके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी थोड़ा डिस्कस करना है, वहां पे भी ये पॉइंट है, एज इट इज पॉइंट है ये। जी वो हमारे जो पिछावर वाले भाई हैं, वेरी गुड यार, आपने ये याद दिला दिया था ताकि ये डिस्कस हो गया। मैं ये अभी ना शेयर फोल्डर में रख देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। गुड, ओके जी। इंशाल्लाह मंडे को ना मोस्ट प्रॉब्ली मैं कैश फ्लो स्टार्ट करूँ। कैश फ्लो का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आगे की स्टडीज़ के लिए भी, आपके SFM के लिए भी, आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी, आपके दूसरे एडवांस इश्यूज़ के लिए भी। कैश फ्लो का जो एक टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा उसको आप कोशिश करें कि मैं भी ग्रुप में भी डाल देता हूँ उसको कि आई एम स्टार्टिंग दी कैश फ्लो फ्रॉम मंडे इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन? नो सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज सर।